हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के जनरल नॉलेज के लिए हम लोगों ने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी 9 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी 10वीं क्लास है। तो शुरू करते हैं साथियों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन एग्ज़ाम से रिलेटेड और हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट हो उस समय से आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका सी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। अच्छा साथियों, थोड़ा सा अपडेट और दे देता हूँ आप लोगों को कि हाल ही में जो नई शोध हो रही है और अब जो नई NCERT आ रही है, उसे थोड़ी और जो भी इसका खुदाई चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसमें अब एक नया जगह है राखी गढ़ी। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। तो ये जो राखी गढ़ी जगह है ना साथियों, ये हरियाणा में है। और आजकल NCERT में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जब खुदाई हुई तो पता लगा कि मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है ये एरिया। ठीक है, तो लेकिन अगर आज की डेट में NCERT की बात करूं तो फिलहाल मोहनजोदड़ो है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन भविष्य में पूरी पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको राखी गढ़ी देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट होगा, जो अभी NCERT में नहीं आया है। ठीक है, चलिए साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश से लिए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, जो ये अमेरिका में इनको बोला क्या जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो आपका अमेरिका है वहाँ पर मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। एक प्रश्न ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, मान लीजिए मौलिक अधिकारों से संबंधित ही कोई और प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोस में कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़िए कि एक क्वेश्चन से ही आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाए। तो इस प्रश्न में ही हम 4 क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न तो आपके सामने है ही, दूसरा ये हो जाएगा कि अमेरिका में मौलिक अधिकारों क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में है, तो भाग 3 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न को कर दूं कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो ये आपके अनुच्छेद भी लिख देता हूं मैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो अनुच्छेद है ना मौलिक अधिकार, ये आपके 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है वो सारे मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। 6 मौलिक अधिकार है हमारे। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां जिसमें हमारी रिट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मूल संविधान की बात करें तो एक 7वां मौलिक अधिकार और था हमारा, जिसे कि संपत्ति का अधिकार कहते थे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहते थे, ये भी पहले मौलिक अधिकार था। लेकिन 78वें संविधान, माफ कीजिएगा साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन एक 1978 हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो देखिए, एक प्रश्न से ही आपके 5-6 प्रश्न तैयार हो गए। तो जीके को आप ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि आपको जीके में एक टॉपिक मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो हूबहू आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन इनसे मिलते जुलते जरूर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर आपके तीसरे पर। ठीक है, भारत का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो भारत का जो गगनयान मिशन है ये किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी मानव अंतरिक्ष उड़ान हो जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन जो है वो इसरो ने चलाया है, याद रखिएगा। भारत की जो साइंस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, और उसके द्वारा चलाया गया था ये। और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था ये, और जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना था। ठीक है साथियों, तो पता होना चाहिए आपको इस प्रश्न के बारे में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अंतरिम बजट 2025 भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु प्रेजेंटेड द अंतरिम बजट 2025 ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी वित्त मंत्री हो जाएगा जी। ठीक है, भारत का जो केंद्रीय बजट है 25-26, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो भारत की वित्त मंत्री है। ये देखिए आपका एक एक करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो गया कि आपको पता लग जाएगा कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने 1 फरवरी 2025 को संसद में इसे पारित किया था। और एक बात और बता दूं इससे कि ये उनके द्वारा 8वां बजट था, निर्मला सीतारमण के द्वारा 8वां बजट था जो कि पेश किया गया था। और प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। आवर्त सारणी का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? आप लोगों ने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, मेंडलीफ हो जाएगा, दमित्री मेंडलीफ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के जो जनक है वो रूसी जो थे, ये दमित्री मेंडलीफ ये थे। इन्होंने ही 1869 में, बड़ी अच्छी जानकारी है साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1869 में इन्होंने परमाणु तत्वों की जो थी इनके बारे में और इनको भार के हिसाब से और इनके गुण के आधार पे इनको व्यवस्थित किया था। ठीक है, अच्छा मेंडलीव के बारे में आपको एक बात और बता दूं मैं साथियों कि इन्होंने अपनी सारणी में ना कुछ भविष्य में इन्होंने सोचा था कि हो सकता है कुछ अज्ञात तत्व आ जाए, तो उनकी गुणों के लिए इन्होंने भविष्यवाणी की थी और अपनी टेबल में उनके लिए जगह छोड़ी थी, जो कि बाद में सही साबित हुई। क्योंकि बाद में एक और आए थे हेनरी मोसले। ठीक है, जो हेनरी मोसले थे, इन्होंने एक नई अपनी पीरियोडिक टेबल में भी अपना योगदान दिया था, तो उसमें इन्होंने अपना किया था, लेकिन जो पहला माना जाता है वो आपकी यही दमित्री मेंडलीव थे। ठीक है, 1869 में फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दमित्री मेंडलीव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, यकृत। ठीक है, लीवर जिसको बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जब इस क्वेश्चन को मैंने इस सीरीज में डाला था तो इस क्वेश्चन को काफ़ी सोच समझ कर डाला था, क्योंकि जीके का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें ये टॉपिक ना आता हो। 1857 का। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, मेरठ हो जाएगा जी। ठीक है, मेरठ से हुई थी। कब हुई थी साथियों? 10 मई को हुई थी जी, 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि इसकी चिंगारी कुछ लोग कहेंगे कि जी मंगल पांडे भी थे, ये रहे हमारे मंगल पांडे जी, ये भी थे, इन्होंने भी किया था। ये साथियों बैरकपुर से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ना कई बार ऐसा आता है कि कौन कहाँ से था जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं, मंगल पांडे से। ठीक है, जो मंगल पांडे थे इन्होंने बैरकपुर से किया था, याद रखिएगा बैरकपुर से। और ये बैरकपुर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है जी, इन्होंने 29 मार्च को एक चिंगारी के रूप में 29 मार्च को इन्होंने 1857 में इन्होंने जो राइफल थी बैरकपुर में कारतूस की थी, जिसे चर्बी वाला कारतूस कहता था, उसके विरोध में इन्होंने अपना बिगुल बजाया था वहाँ पर, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रांति नहीं थी, वो केवल एक चिंगारी थी। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई से। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, मंगल पांडे हो गए हमारे। दूसरा लिखा रानी अवंतीबाई। ये रानी अवंतीबाई कहाँ से थी भाई? तो साथियों रानी अवंतीबाई जो थी ना, ये आपकी एमपी से थी, मध्य प्रदेश से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रानी अवंतीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया, ये मध्य प्रदेश के रामगढ़ से थी, जिसे वर्तमान में ढिंडोरी जिले के पास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। नाना साहेब। नाना साहेब जो थे ये कहाँ से थे भाई हमारे? तो साथियों नाना साहेब जो थे ये कानपुर से थे। कानपुर से नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले हैं जी आपके बहादुर शाह जफर। ये कहाँ से थे? ये सभी को पता है, दिल्ली से थे। ठीक है, दिल्ली से थे और पूरी 1857 की क्रांति का नेतृत्व ही इन्होंने किया था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्रांति के समय पे ये बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, तो डायरेक्ट इन्होंने नहीं किया था, इनका केवल नाम था। इनकी जगह किसी और ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, वो आपके बख्त खां थे। आगे बताते हैं उनके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें तो सभी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों, तात्या टोपे के बारे में आ गया जी। तात्या टोपे कहाँ से थे? तो तात्या टोपे जो थे हमारे, ये भी आपके कानपुर से ही कहे जाते हैं, कानपुर से। लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें ग्वालियर भी कहा जाता है, ग्वालियर। ठीक है, अगर आपका एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ग्वालियर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कानपुर से नाना साहेब थे, तो ग्वालियर से आपके तात्या टोपे हो गए। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से थे जी। ठीक है, बिहार के जमींदार थे कुंवर सिंह। एक बात और बता दूं, 1857 की क्रांति में
कुंवर सिंह ही वो इकलौते आदमी थे जो कि बिहार के जमींदार थे और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इन्होंने ही जीती थी अंग्रेजों के खिलाफ। अगले आगे जी आपका ये बख्त खान, ठीक है जी, थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, बख्त खान। तो ये जो बख्त खान थे ना, ये आपके बहादुर शाह जफर जो थे द्वितीय, इनके सेनापति थे और मूल रूप से 1857 की क्रांति जो थी वो इन्होंने ही लीड की थी दिल्ली की तरफ से, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे तो लीड नहीं कर पाए थे, वो बख्त खान उनके सेनापति थे, इन्होंने ही लीड किया था। अगला प्रश्न लियाकत अली का जी, ये लियाकत अली कौन थे और कहाँ से थे? मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से थे। साथियों ये प्रश्न DSSB के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम ना आमतौर पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लेते हैं, नाना साहब के बारे में पढ़ लेते हैं, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, लियाकत अली के बारे में नहीं पढ़ते आमतौर पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इन सब में सबसे ज़्यादा। और ये जो थे ये इलाहाबाद से थे। और बेगम हजरत महल जो लास्ट है हमारी, ये कहाँ से थी? बेगम हजरत महल जो थी ये आपकी लखनऊ से थी, ठीक है, और जिसे अवध भी कह सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में लखनऊ ना आए अवध आए, तो जो भी आए वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न से हम लोगों ने कितने प्रश्न सोल्यूशन कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद करके जाइएगा इसको एग्जाम में, ठीक है। साथियों एक और चीज़, वीडियो में ना आप साथ साथ में ना कमेंट भी करते रहिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पता लगे कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है या नहीं आता, ठीक है। वीडियो तक के टॉपिक आपको पता लगी रहेंगे कि लगभग लगभग किस टॉपिक में से एग्जाम में आ रहा है, तो आप भी बीच में कमेंट करते रहिए, आपके जो कमेंट है वो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं वीडियो और बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 8 पर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, इसका सी निर्वाचक मंडल हो जाएगा जी, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल करता है, जिसे कि इलेक्टोरल कोलाज कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें होते कौन कौन है? निर्वाचक मंडल तो हमने पढ़ लिया, देते कौन कौन है? एक तो जी लोकसभा, याद रखिएगा लोकसभा, ठीक है, और एक हो गया जी आपका राज्यसभा, ठीक है जी। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं ना, चुने हुए, वो देते हैं जी वोट, याद रखिएगा। फिर सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा, जितने भी हमारे यहाँ पर विधानसभा हैं, सभी राज्यों की जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के जो हैं, याद रखिएगा दिल्ली, क्योंकि ये यूटी है, और आपका पांडुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी भी बोलते हैं। तो इसमें जो है ये दोनों ही जगह के जो आपके आपके विधानसभा हैं, ये भी लोग जो है ये लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य, ये सभी इसमें इलेक्शन में वोट देते हैं। अच्छा मज़ेदार चीज़ क्या है, अब वो आपको बताता हूँ कौन वोट नहीं देता। राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। कौन से मनोनीत? जो पहले एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा के थे और 12 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं ये वोट नहीं देते हैं, मनोनीत सदस्य को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं है। और राज्यों की जो विधान परिषद है, किन्हीं किन्हीं राज्यों में ना साथियों विधान परिषद भी है, तो ये जो सदस्य हैं ये भी वोट नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य नहीं वोट देते, केवल विधानसभा के देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये आपको पता होना चाहिए, आपका सी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपका वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका गुजरात हो गया जी, एक आपका राजस्थान हो गया, एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, एक आपका झारखंड हो गया, ठीक है, एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, एक आपका त्रिपुरा हो गया, और एक आपका मिजोरम हो गया। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर फोटो के अंदर भी, इस प्रश्न का उत्तर आपका सी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो गुजरात राज्य के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो पदार्थ कैसा होता है? इफ पीएच इज लेस देन 7 द सब्सटेंस इज, तो पता होना चाहिए आपको, जो 7 होता है ना ये न्यूट्रल होता है। तो देखो कितनी बढ़िया बात है, जो वाटर का पीएच होता है ना वो 7 होता है, अगर 7 से कम ऊपर जाओगे ना तो होते हैं एसिड, ठीक है, और 7 से ज़्यादा जाओगे ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका बेस,
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका 11वें प्रश्न का उत्तर वो आपका बी हो जाएगा, अम्लीय, यानी कि एसिड। ठीक है, अगर 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी 4 हो जाएगा जी। ठीक है, आपके 4 होते हैं, देखिए इसमें आपको दिखा भी दे रखा है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 जो इसमें दिखा रखे हैं ये 4 हिस्से होते हैं। जो हमारा जो दिल होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पता होना चाहिए आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपका 13वें का हो जाएगा सी 1920। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ था जी, ये भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगर महात्मा गांधी के आंदोलन की बात करूं तो एक तो हो गया आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी याद रखिएगा आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा जो था वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। तो ये ना कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए, ये लगभग लगभग गांधी जी के 3 ही थे। ऐसे तो चंपारण भी था, अहमदाबाद का भी था, खेड़ा का मिल आंदोलन भी था, बहुत सारे थे, लेकिन 3 बड़े बड़े आंदोलन थे। एक तो आपका असहयोग आंदोलन हो गया, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025 में कौन बने हैं? बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ साथियों, आज की डेट का। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो आज की डेट में, जो आज की तारीख है, आज आपकी 21 तारीख हो गई है, 21 दिसंबर 2025 को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपके सूर्यकांत जी हैं, जो कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये हैं, पहचान लीजिए। ठीक है, 53वें चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली थी, और जो न्यायमूर्ति जो थे पहले भूषण रामकृष्ण गवई जी, उनका स्थान इन्होंने लिया है, वो हमारे 52वें थे, और ये जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत है ये 53वें चीफ जस्टिस है भारत के। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 पर, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी एशिया हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहूँ तो वो भी एशिया है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछूं तो वो भी एशिया है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछूं तो वो भी एशिया है। ठीक है, चाहे आपका क्षेत्रफल हो, मैं यहाँ बता देता हूँ, चाहे आपका क्षेत्रफल हो और फिर चाहे आपकी जनसंख्या हो, दोनों ही प्रकार से जो विश्व का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है वो आपका एशिया है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से तो आपको पता ही है, भारत और चीन इसके अंदर आते हैं जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो यह पृथ्वी के भूमि का जो क्षेत्र है ना उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करूं तो इसमें हिमालय पर्वत की श्रृंखला और माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां भी है, तो इसीलिए एशिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। भारत में नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इंडिया नेट जीरो टारगेट ईयर इज? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी 2070 हो जाएगा जी। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 में की थी। COP 26 में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 पे। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 प्रश्न का उत्तर आपका बी 25 जनवरी हो जाएगा जी। 25 जनवरी जो है इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन? फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो जी आपका सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है हरे रंग का पत्तियों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं 19वां प्रश्न। भारत ने मैत्री अभ्यास किस देश के साथ किया? अभी इंडिया ने जो मैत्री अभ्यास किया था वो किस देश के साथ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी थाईलैंड हो जाएगा जी। थाईलैंड के साथ जो है भारत मैत्री अभ्यास करता आ रहा है। आगे चलते हैं इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के जो नए आपराधिक कानून है BNS, BNSS और BSA, ये कब से लागू हुए? आपको पता होगा चेंज हो गए हैं और ये नए आ गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा जी, 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, पहले जो थे ना
वो थे आपके आईपीसी, आपने सुना होगा आईपीसी धारा इसने के तहत ये हो जाएगा। एक होगा आपका सीआरपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। और एक होता था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन, मैं लिख देता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये 3 थे और इनको चेंज कर दिया है अब सरकार ने, ठीक है। जो बीएनएस है ना वो आपका आईपीसी की जगह आया है, आईपीसी को हटा के नाम चेंज करके बीएनएस हो गया है। सीआरपीसी जो है इसकी जगह आपका बीएनएसएस आ गया है, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था इसकी जगह आपका बीएसए आ गया है, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, आपका फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी के प्रश्न को मिला के एक अच्छे 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ भी अच्छी आ रही होगी, पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे हैं। तो साथियों अपनी तैयारी में जुट जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, धन्यवाद।